मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग जो है इंडस्ट्रियल लॉ की जो सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़नी है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लासेस एंड इन द फर्स्ट क्लासेस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंडस्ट्रियल लॉ, व्हाट इज इट स्कोप। क्या आप लोगों में से कोई बताएगा कि मेरी आवाज कहीं इको कर रही है? मेरी ठीक है, नायडू जी बंद कर दीजिए दरवाजा। तो व्हाट इज इंडस्ट्रियल लॉ एंड just wait, who is there? And what is its scope? Each industrial law differ from the labor law. What is the origin? Today we will try to crack these questions, these topics related to industrial law. So let us begin. First of all, what is the syllabus of your course? The head name of your course in this present semester is industrial law, and in the name of the syllabus you will find these four elements, the name of the four enactment. The first is the Factory Act 1948, second is the Payment of the Wages Act 1936, then Employees Compensation Act 1923, and the Child and Adolescents Labor Prohibitions and Regulations Act 1986. ठीक है। अब आपके दिमाग में ये जरूर प्रश्न आ रहा होगा कि सर इंडस्ट्रियल लॉ और लेबर लॉ क्या ये दो अलग अलग चीज हैं? क्योंकि प्रीवियस सेमेस्टर में आपने पढ़ रखा है, जिसका सिलेबस मैं आपको सामने में दिखला रहा हूं, कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एंड फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855। तो हैव you already learned the labor law in the previous semester, then why you are being forced to learn the industrial law with these enactments? This shows that these two laws are different. The very outset I would like to tell to you that by what nomenclature you say labor law, industrial law, employment law, all things are the same. आप सब जो है इसको आप लेबर लॉ के कैटेगरी में ही रख सकते हैं। आप इसका नाम चाहे कुछ भी रख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट लॉ रख लीजिए, या फिर आप इसको इंडस्ट्रियल लॉ कह लीजिए, एक ही चीज है। लेकिन ये इतना वास्ट है कि फॉर कन्वीनियंस जो यहाँ के सिलेबस निर्माता हैं उन्होंने पहले वाले का नाम आप लोग जो पढ़ चुके हैं उसका नाम लेबर लॉ रख दिया, और 9th सेमेस्टर ये इस सेमेस्टर में नाम जो है वो इंडस्ट्रियल लॉ रख दिया। तो आई वुड लाइक टू से दैट both are the same things. You can interchangeably
से कह सकते हैं इंटरचेंजेबली एक ही चीज है, लेबर लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ। तो अब सवाल ये आता है कि सर पढ़ना क्या है? तो ये हमने ऑब्जर्व किया है कि आपके सिलेबस में ना प्रीवियस सेमेस्टर के सिलेबस में ना इस सेमेस्टर के सिलेबस में कंटेंट्स को डिफाइन नहीं किया गया है। कंटेंट्स के नाम पर केवल ये लेजिस्लेशंस का नाम रख दिया गया है। आई होप इन फ्यूचर जब मैं सिलेबस को रिफाइन करूंगा तो वो कंटेंट वाइज जो है वो सिलेबस होगा। बट एट प्रेजेंट हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि शुरुआत में हम इंट्रोडक्शंस टू लेबर लॉ या इंडस्ट्रियल लॉ, ये एक चैप्टर्स मेरे होंगे। सेकेंड चैप्टर्स मेरे होंगे द रोल ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, या कह लीजिए कि द रोल ऑफ द इंटरनेशनल लॉ रिलेटेड टू लेबर्स, and then we will come back to these enactment. So in this introduction we will try to crack some of the questions, that what is industrial law, what are its origin, how has there any constitutional bearing on the industrial or labor law, what are the aims and objectives of the labor legislations, and again, as there is a plethora of labor legislations, can these legislation be classified? Can you put these legislation in some category? And आपको एक बात बता दूं कि 2019 में ये जितने भी प्लीथोराज ऑफ लेबर लेजिस्लेशंस हुए हैं, प्लीथोराज मीन्स वेरियस लेजिस्लेशंस हैं लेबर से रिलेटेड, इन सब का कोडिफिकेशंस कर दिया गया है। जो आपने पढ़ा होगा इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ द CRPC माने प्रोसीजरल क्रिमिनल प्रोसीजर, ये क्या है? दीज आर कोड्स। कोड का मतलब कई सारे लेजिस्लेशंस जो इधर उधर बिखरे होते हैं उनको एक साथ एक जगह इकट्ठा कर देना। इकट्ठा करने पर कुछ बदलाव भी आते हैं, कुछ सेटिंग्स में भी परिवर्तन आते हैं। तो एमलगमेशंस या कलेक्शंस एंड अमेंडमेंट, ये दो चीजें जो होती हैं ये कोडिफिकेशंस की बेसिक नेचर होती है। तो जिस तरीके से क्रिमिनल लॉ में और प्रोसीजरल लॉ में हमने कोडिफिकेशंस का प्रयास किया है, लाइक सिविल प्रोसीजर्स में भी कोडिफिकेशंस का प्रयास हुआ है, तो उसी तरीके से लेबर लॉ का भी जो है कोडिफिकेशन का प्रयास किया गया है 2019 में। अभी आप लोग समझ जाएंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जो कोडिफिकेशंस हुआ है लेबर लॉ का, तो 4 कोड बनाए गए हैं। अब वो कोडिफिकेशंस में भी अगर देखा जाए तो एक कोड नहीं है, 4 कोड बनाए गए हैं। उसका पर्पस क्या है और क्या इफेक्ट होगा फ्यूचर में हमारे जो लेबर लॉ से रिलेटेड जो प्रैक्टिस है, द लॉ एंड प्रैक्टिस में क्या इसका इम्पैक्ट होने जा रहा है, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस इंट्रोडक्शन चैप्टर से। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल we will try to understand what is the industrial law. Viewers, law relating to labor and employment in India is referred as labor law or employment law.
अगर आपको सिंपली रूप से परिभाषित करना है, डिफाइन करना है कि व्हाट इज द लेबर लॉ, देन यू कैन से दैट लॉ, इट इज अ लॉ रिलेटिंग टू लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. Okay, and what is industrial law? So having these law a relationship with the industries wherein it is applied, it is referred to as also as industrial law. Simple. क्योंकि ये जो लॉ है, इनका जो रिलेशन है वो इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री से है. जिस इंडस्ट्री में ये जो लॉ है वो अप्लाई होते हैं, इसलिए इसको हम इंडस्ट्रियल लॉ कहते हैं. तो टू बी स्पेसिफिक, लेबर लॉ इज ए body of law. Why I am saying that it is a body of law? Because it is not a single law, it is a body of law. Body of law means there are many other things which has an effect of the law, and thus it is clearly explicit when you say the body of the law include administrative ruling, the body of the law include precedent, which addresses the legal rights of and restrictions on working people and their organizations. So what is the functions of these body of law? It addresses the legal rights and restrictions, legal rights of and restrictions on the working peoples. Who are the working people? Working people means employee. Okay, these working people are the employee in their organizations. Therefore, it mediates many aspects of the relationship between the trade unions, employers and employee. It mediates, meaning that it has a business with the, it has a business of the dealing with the relationships between the trade unions, employers and employee. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्री जिसको आप कहते हैं, वहां ट्रेड यूनियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. आप लोगों ने पिछली बार पढ़ा भी. तो ट्रेड यूनियन का एम्प्लॉयर के साथ में कैसा रिलेशन हो, ट्रेड यूनियन का एम्प्लॉय के साथ में कैसा रिलेशन हो, एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के साथ में कैसा रिलेशन हो, दैट रिलेशनशिप जो है उसको गवर्न करने वाला एक ऐसा बॉडी ऑफ लॉ जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग, लेजिस्लेशंस एंड प्रेसिडेंट सब शामिल हैं, इसको आप togetherly you can say that it is a labor. It applies to the matter of the employment, it applies to the matter of remunerations. पैसा कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, कंडीशन ऑफ वर्क. समझेंगे आपकी कंडीशंस ऑफ वर्क क्यों मैं कह रहा हूं. ट्रेड यूनियंस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है, इन सभी मैटर्स में ये लेबर लॉ जो है एम्प्लॉय होता है. तो थोड़ा समझने, ब्रीफ में हम लोग समझने की प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेबर लॉ. देन एट द आउटसेट वी वुड लाइक टू से दैट it is unlike the law of the contract, tort and property. Yes, this set of the law, this body of the law has no bearance to the contract. You cannot exclusively say that it is the elements in it there is an element of contract, there is an element of tort, there is an element of property. No, exclusively this is not. There may be the element of these things, but it is more than this.
The element of the labor law are somewhat less homogeneous than the rule governing a particular legal relationship. Homogeneous means of same kinds. So when you see the contract, when you see the tort and when you see the property, तो उसमें बहुत सारे जो उसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जैसे प्रॉमिस, प्रपोजल, ब्रीच होता है तो उसके बाद में उसके जो कंपनसेशंस, प्रॉपर्टी है तो फिर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि उसका न्यूसेंस, प्रॉपर्टी का ट्रेसपास, ट्रेसपास के बाद डैमेजेस। तो ये सब जो बेसिक्स हैं, जो रूल्स हैं इनमें, तो ये जो रूल्स लगभग टॉर्ट, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट में अगर देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, बहुत हद तक उसमें होमोजीनियस नेचर का होता है। बट यहां लेबर लॉ में दीज एलिमेंट्स आर नॉट होमोजीनियस, दीज आर सम लेस, सम मोर। This is because in addition to the individual contractual relationship growing out of the traditional employment situation, labor law deals with statutory requirement and collective relationship. The legal relationship between organized economic interest and the state, the various rights and obligations of the working people in their organizations. ठीक है, तो लेबर लॉ में वो एलिमेंट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं, क्योंकि एक एम्प्लॉय जो होता है वो आपके एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। उसके अलावा क्या होता है कि स्टैट्यूट के द्वारा कुछ अपेक्षाएं होती हैं, कुछ राइट्स, कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि एम्प्लॉयमेंट को क्या करना है, एम्प्लॉयर्स को क्या करना है और एम्प्लॉय को क्या करना है। एंड दैट ऑब्लिगेशन इज टू बी फुलफिल्ड। दिस इज द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम वेयर नो डिरोगेशन इज परमिसिबल on the part of the employer. Next, in addition to the individual contractual relationships, क्या है? The legal relationship between organized economic interest and state. Legal relationship. So there is, इसके अलावा क्या है कि there is a relationship. Relationship क्या है? Between the employer and between the state. ठीक है, तो एक रिलेशनशिप चलता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, एक रिलेशनशिप जो है वो एम्प्लॉयर और स्टेट के बीच में चलता है। वो कैसे? वो ऐसे कि समटाइम्स देयर इज ऑब्लिगेशन पुट ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर दैट इफ ही इज गोइंग टू सेट अप एनी इंडस्ट्री, that he is obliged to get it registered through the registrar. He has to keep some registers, some records for the perusal of the inspector working for the central or the state government. What are these? These are the relationship between the employer and the government. So therefore, the industrial law, or you say the employment law, or you say the labor law, this also try to make a relationship between the employer and the states. And the next things, in addition to the individual contractual relationship, is the various, is that this employment law creates the rights
and obligations of the working people in their organization. Yes, these statutory rights, and there is also the obligations. These are created, and very soon you will find that some of these rights assume so much, is so much natural, it is so much human, that it has been put by our judiciary under the category of the human rights. Some of these has been explicit manifestation in the constitutions, and some of those, even though they are not has been recognized in the constitution as a fundamental rights, or they have not found place in the directive principles, but still the court has recognized them, either through the interpretations of the Article 21 or through implementations of the rulings of the international labor organizations, categorizing it as a part of the international law. Got it? आप देख पा रहे हैं जो मैं दिखला रहा हूं आपको, कि नहीं देख पा रहे हैं? मैं इतना देर से आपसे पूछ क्या रहा हूं? और किसी को भी दिखाई दे रहा है बेटा? किसी को नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज ए प्रॉब्लम। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको इसके वीडियो जो है शेयर कर दूंगा। अभी के लिए तो फिर मैं स्टॉप करता हूं, क्योंकि जब आप बता रहे हैं कि हमें ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस चीज़ को हम कल जो है रिजॉल्व करके आपसे दोबारा मिलेंगे। और मीनवाइल ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, और आज का जितना तक हमने पढ़ाया है वो आपको अपने वीडियोस जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, कल मिलेंगे। आप लोग लीव कर सकते हैं।